चलो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की बात कर लेते हैं। एक पेज इंसर्ट करके छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। भाई देखो, इसके अंदर क्या है, आपको ना ट्रायल गिवन होगा। अब जो भी चीज़, ये आपने 11वीं कक्षा में ही पढ़ लिया होगा कि जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर आती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका होता है सर सिंगल इफेक्ट। और जो भी चीज़ इसके बाहर आती है वो उसका क्या होता है, उसके होते हैं दो इफेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको बाहर गिवन है तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे। पहला क्या, इन्वेंट्री में बैलेंस शीट में जाएगा, और दूसरा क्या, चेंज इन स्टॉक या फिर कंजम्पशन का ये पार्ट बनेगा। अगर ये अंदर ही गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर इसका सिंगल इम्पैक्ट होगा जो कि ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो परचेजेस आपके पास है वो अपने आप में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर एडजस्टेड परचेजेस गिवन है। ये इसका सिंपल सा मतलब होता है। मैं छोटा सा, वैसे कॉन्सेप्ट का टाइम नहीं है, बट मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल के थ्रू अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, क्योंकि ना बच्चे ज्यादा डाउट बहुत बहुत बार इसी का पूछते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपको बचपन अगर याद होगा तो आप ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, याद है आपको? ट्रायल के अंदर आप ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, फिर उसके बाद यहाँ लिखते थे सेल्स, चलो सेल्स की तो छोड़ देते हैं, फिर लिखते थे टू परचेजेस, और फिर यहाँ लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आप लिखते थे। अब जो ये टी फॉर्मेट वाला आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है वो किस तरीके से काम करता है भाई? अगर आप देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद है आपको? आप लिखते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब अगर मैं इसको नेट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स। आपको इसका इंपैक्ट यहाँ पे दिखाना होता है। तो अगर आपने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा दिया तो आपको चेंज इन इन्वेंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आपको इसका चेंज दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे परचेजेस दिखाया है, सिर्फ खाली ये दिखाया है, तो आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का चेंज दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो चेंज इन ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगी। ये छोटी सी बात को ध्यान रखना कि जिसका भी आप परचेज दिखा रहे हो उसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप कंजम्पशन दिखा रहे हो, सीधा दिखा रहे हो मटेरियल कंज्यूम, तो उसका चेंज इन स्टॉक आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों है। अब किसका परचेज दिखाएं? आप क्या परचेज करते हो? आप स्टॉक इन ट्रेड को ही परचेज करते हो। आप स्टॉक इन ट्रेड को परचेज करते हो तो आप उसका परचेज दिखाओगे। तो आप उन्हीं का क्या दिखाते हो, स्टॉक इन ट्रेड, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स वगैरह। फिनिश गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो, उसके लिए रॉ मटेरियल की कंजम्पशन दिखाते हो। तो फिनिश गुड्स क्योंकि आप प्रोड्यूस करते हो, परचेज दिखाते नहीं हो, तो यहाँ पे आपको चेंज इन स्टॉक दिखाना पड़ेगा। फिनिश गुड्स वाले पार्ट पे भी आएंगे। तो तो उसका आपको चेंज इन स्टॉक दिखाना पड़ेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल कंज्यूम आप दिखा रहे हो, जो चीज आपने कंज्यूम कर ली, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर आप दिखा रहे हो तो उसका चेंज इन स्टॉक दिखाने की जरूरत नहीं है। आओ जरा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना रहे हो एक होटल की। तो सबसे पहले तो ट्रायल आपका शुरू हो रहा है, देखो यहाँ से, ठीक है? पहले आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो पहली एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, लैंड पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है। तो चुपचाप जाके क्या करो, फर्नीचर और लैंड के ऊपर यहाँ पर एक बिंदु लगा दो। ये लगा दी। फिर उसके बाद क्या करो, आपको बोला कि भाई साहब इक्विटी कैपिटल 720 के 6000 शेयर हैं, दो फुली पेड अप 2060 के हिसाब से 40 रुपए मंगाए, नहीं दिए, फिर रीइश्यू करके 90 फुली पेड अप कर दिए। तो देखो, इसका मतलब आपको गेन हो गया 90 रुपीज आपको मिले फोर फीचर पे, और 40 रुपीज आपको नहीं मिले थे, इनटू ये किस पे, 100 शेयर पे। तो 5000 रुपए का आपका गेन हो गया। अब ये ट्रायल के बाहर है तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे। तो इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा वो देखते हैं। आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6 लाख तो ये होनी चाहिए फुली पेड अप वाली, और 2000 अब फुली पेड अप हो गए तो ये होनी चाहिए। तो यानी कि 8 लाख की कैपिटल आपकी होनी चाहिए। आपकी कैपिटल आ कितने की रही है? आपकी कैपिटल आ रही है 8,05,000 की। इसका मतलब 5000 उसने यहाँ डाल रखे हैं। तो यानी कि आप कैपिटल, इसका इंपैक्ट क्या लोगे, इसका इंपैक्ट लोगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 5000 रुपए से, टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो, अगर आप कैपिटल देखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उसने कितनी दिखा रखी है, नोट कहाँ है? इक्विटी शेयर कैपिटल उन्होंने 8 लाख की ही दिखा रखी है, ठीक है? और कैपिटल रिजर्व के अंदर 5000 दिखा रखा है, तो उन्होंने यहाँ से 5000 माइनस कर दिया और यहाँ पर 5000 जोड़ दिया। ये हो गए उसके दो इम्पैक्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन बाहर थी। दूसरी इंफॉर्मेशन तो सिर्फ डेप्रिसिएशन की है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर ही लोगे। डेप्रिसिएशन चार्ज तो आप, मेन था ये मेरे को आपको बताना। दूसरी चीज, अब आते हैं ट्रायल के ऊपर कि भाई साहब आपको कैपिटल दे रखी है, वो आप कैपिटल में डाल दोगे। अब यहाँ पे परचेजेस दे रखी है वाइन्स की, सिगरेट्स की और सिगार्स की, 45,800 की। मुझे जरा बताओ ट्रायल खत्म कहाँ हो रहा है? सर ट्रायल हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको बाहर दे रखा है, इन्वेंट्री ऑफ वाइन, सिगरेट एंड सिगार 22,500, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो इसका मतलब वो जो परचेजेस है वो एडजस्टेड परचेजेस नहीं है। तो आप 4500 की अगर परचेजेस दिखाओगे तो आपको वाइन, सिगरेट और सिगार का
वो भी दिखाना पड़ेगा। क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 12,800 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 22,500। तो 12,800 माइनस 12,800 माइनस 22,500, 9,700 का आपका क्या आएगा, चेंज इन स्टॉक दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 9,700, और ये आ गया परचेज। तो क्योंकि आपने परचेज दिखाया है तो आपने उसका स्टॉक भी दिखाया है। हाँ, फिर उसके बाद अब आपने उसके बाद वो कहता है फूड की आइटम्स है, फूड सब तो आप बनाते ही होगे भाई, मोमोज वगैरह आप बनाते होगे और खिलाते होगे लोगों को, तो यानी कि ये कंजम्पशन हो रही होगी आपकी। तो फूड सब का आपने ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक था 5260 का। परचेजेस आपने कितनी करी 36,200 की, ओपनिंग प्लस परचेजेस कितना हो गया 36,200 प्लस 12,800, नहीं सॉरी, प्लस 5260 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 16,400 माइनस 16,400, तो 25,060, 25060 का आपका कंज्यूम्ड आएगा। 25060 का आपका रॉ मतलब मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, जितने का खाना खा गए। अब क्योंकि ये कंजम्पशन आपने निकाल के दिखा दे दी, तो आपको चेंजिंग स्टॉक निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद तो खर्चे हैं वो आप डाल ही दोगे, सेल अदर इनकम के अंदर क्लासिफाई करना है, तो उसके बाद आपको मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज आएगा, डेप्रिसिएशन आप निकाल दोगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो है आप राइट ऑफ करा देना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी अगली एडजस्टमेंट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा। अच्छा ये नोट देखो भाई, डिविडेंड वाला आप पढ़ लेना कि भाई डिविडेंड जो है अमेंडमेंट के बाद अब क्या कहते हैं डिक्लेयर पे एंट्री होती है, प्रपोज पे एंट्री नहीं होती, तो इसका खाली नोट जाता है एज पर शेड्यूल 3। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ फाइनल लिमिटेड, आपको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो कैपिटल कॉल्स इन एरियाज दे रखा है, ये आप कैपिटल में से माइनस करके दिखा दोगे। लैंड बिल्डिंग एसेट वगैरह आपको दे रखी है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन्वेंट्री दे रखी है, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल की, प्रोविजन फॉर टैक्स एडवांसेस और परचेजेस वगैरह भी दे रखा है, क्या कुछ नहीं दे रखा। फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल की आपको इन्वेंट्री दे रखी है। और आगे बढ़ते हैं, ट्रायल खत्म। 22,000 इक्विटी शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये डिस्क्लोजर के लिए है। ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ, ये भी डिस्क्लोजर के लिए है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स ये आपको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए है, तो मैं इसको भी डिस्क्लोजर ही बोल देता हूँ, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस जो है 1.5 लाख इन द लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसके अंदर 7500 इंटरेस्ट अक्रूड है बट नॉट ड्यू है। तो जो लोन अकाउंट है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का कितने का है 1.5 लाख, इसमें से 7500 रुपए लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो 7500 तो आप बोरिंग में नहीं दिखाओगे, 7500 कहाँ दिखाओगे, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आप दिखाओगे 7500। देखो जी देखो 7500 यहाँ से माइनस कर दिया, और 7500 आप दिखाओगे इंटरेस्ट अक्रूड, ये रहा, ये एक्चुअली ये होगा, ये रहा, वो थोड़ा सा एक्चुअली, हाँ ये डिविडेंड पेबल होगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बैलेंस इन बैंक 2000 विद परफेक्ट बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, ये भी आपके डिस्क्लोजर के लिए है। तो जब आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला नोट बनाओगे तो आपको शेड्यूल बैंक और अदर्स के अंदर लिखना होता है, तो ये उसके अंदर क्लासिफाई हो जाएगा। ये क्या है, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है मशीनरी इरेक्ट करने के लिए 1.5 लाख का, विच इज स्टिल कंप्लीट। तो ये क्या हो गया, आपकी कैपिटल कमिटमेंट हो गई, तो इसका भी आपको डिस्क्लोजर देना होता है। ये कैपिटल कमिटमेंट का आपको क्या देना होता है, डिस्क्लोजर आपको देकर के चलना होता है। इसके अंदर मोर और लेस डिस्क्लोजर वाले पॉइंट है और एक इंटरेस्ट अक्रूड वाला पॉइंट था। और फिनिश गुड्स की भी बात कर लेते हैं, इन्वेंट्री की। आओ जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे मेरे साथ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स ही नहीं है, तो खाली बैलेंस शीट ही बनानी है, काम ही खत्म हो गया। तो ये तो फिर आपका सीधा इन्वेंट्री के अंदर देख लीजिएगा, नोट नंबर 7 के अंदर, ऐसी की तैसी, तभी परचेज वगैरह दिख नहीं देते। ये 2.5 लाख रुपए, ये 2.5 लाख, तो काम ही खत्म हो गया यहाँ। तो आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ डेल्टा लिमिटेड ऑन 31 मार्च, आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, सीधा आओ एडजस्टमेंट पे। ऑथराइज कैपिटल, ये भी डिस्क्लोजर के लिए होता है। कंपनी ने रीवैल्यू कर दिया लैंड 9,60,000 रुपए का। तो जो लैंड आपकी वैल्यू आ रही है, ये कितने का आ रहा है, 8 लाख रुपए का आ रहा है, और 9,60 कर दिया, तो 1,60,000 से क्या होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ जाएगा, और दूसरा लैंड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी 1,60,000 से, और हो जाएगी कितनी, 9,60,000। तो आपके रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, देखो जी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 1,60,000 आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। थोड़ा फॉर्मेटिंग का इशू है, वो मैंने फटाफट से एक्चुअली बनाए हैं, तो इतना टाइम नहीं था, तो कॉपी करने के बाद मैं फॉर्मेटिंग नहीं कर पाया। ठीक है, एनीवे
तो इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड करता है शेयर ऑफ 50,000 रुपीज, 50,000 है, आपको डिस्क्लोजर देना होता है नंबर ऑफ शेयर का, तो 5,000 शेयर हो गए, 10 रुपए वाला एक, इसका भी आपको डिस्क्लोजर देना होगा। सस्पेंस अकाउंट जो है 10,000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड सेल ऑफ मशीनरी, जिसकी कॉस्ट कितनी है 24, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20, और आपने 10 का बेच दिया तो 24 माइनस 20, 4,000 की मशीन 10 में बेची तो 6,000 का गेन हो गया। अब ये जो सस्पेंस अकाउंट आ रहा है इसकी जगह आपको क्या करना है, ये देखो ये कहाँ आ रहा है, ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। लो सस्पेंस को मैंने डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से, ये हो गया जीरो। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम कर देना मशीन का, जो कि कितना है 20,000 रुपीज। कॉस्ट भी कम कर देना मशीन की, जो कि कितनी है 24,000 रुपीज। और आपको गेन हो जाएगा जो कि कहाँ जाएगा, अदर इनकम में, कितने का 6,000 रुपए का। तो आओ जरा मैं आपको इनकम दिखा दूं, इनकम साइड अदर इनकम 6,000 रुपए यही आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है 10%, और ये सारा कर्मकांड कब हुआ है, अप्रैल के अंदर हुआ है। तो यानी कि आपको 4,000 रुपए की मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नहीं लेना, और ऑन कॉस्ट से तो मतलब 24,000 रुपए की मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नहीं लेना। तो प्लांट एंड मशीनरी है कितने की 824 की, उसमें से 24 वाली तो आपने हटा दी, देखो क्रेडिट कर दी, तो 800 पे 10% आपको 80,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन जो है लेकर के चलना पड़ेगा। आओ जरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तरफ बढ़ो, तो 80,000 रुपीज का आपको देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा कर्मकांड अप्रैल के अंदर हुआ है। अगर ये मिड ऑफ द ईयर होता तो मैं 6 महीने का डेप्रिसिएशन देता, जिस भी डेट पे होता, तो जितने टाइम तक ये 24,000 रुपए वाली मशीन मेरे पास रही मैं उतना डेप्रिसिएशन देता। बैलेंस एट द बैंक जो है वही शेड्यूल बैंक वाला डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है, तो इसको मैं इतना जोड़ नहीं दे रहा। इनकम टैक्स का प्रोविजन, जो भी प्रॉफिट आएगा आप उस पर 30% प्रोविजन बना लोगे और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर इसको खड़ा कर दोगे, ये भी आपका डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है, इसके अंदर और कोई चैलेंज आपको नहीं आएगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, लैंड कॉल्स इन एरियाज तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, कैश प्लांट एडजस्ट, देखो ये दे रखा एडजस्टेड परचेज, तो क्लोजिंग स्टॉक इसका अंदर ही दे रखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है भाई, ये तो रहा इन्वेंट्री अंदर ही दे रखा। और अगर मैं आपको पी एंड एल दिखाऊं, इसका पी एंड एल बनाया, हाँ ये रहा, तो देखो कहाँ गया, परचेजेस दिखा दी, लेकिन देखो चेंज इन स्टॉक नहीं है, ठीक है, क्योंकि चेंज इसका मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेजेस एडजस्टेड का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, आपको बैलेंस शीट दे रखी है, वो ट्रायल बैलेंस दे रखा है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस आपको दे रखे हैं। आ जाओ, 4,20,000 फुली पेड इक्विटी शेयर अलॉटेड, ये भी डिस्क्लोजर है, आपको शेयर कैपिटल का नोट बनाते हैं तो इसका डिस्क्लोज देना है। ये कॉस्ट दे रखी है आपको बिल्डिंग की, और यहाँ बिल्डिंग की, प्लांट की और फर्नीचर की, और यहाँ पे आपको WDV दे रखी है, लैंड बिल्डिंग प्लांट और फर्नीचर। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, इससे आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, जो आपको नोट बनाकर देना है। ये मत छोड़ देना कि हम सीधा दे आएंगे, तो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है। नोट बनाना प्रॉपर, ऐसे करके एक डब्बा बनाना, उसके अंदर लिखना लैंड प्लांट मशीन, कॉस्ट लिखना जो आपको नीचे दे रखी है, और यहाँ पे आ जाएगी नेट बुक वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी बुक वैल्यू, जो वैल्यू आपको ट्रायल के अंदर दे रखी है, ये वैल्यू आपको इंफॉर्मेशन में दे रखी है, और यहाँ आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। ये प्रॉपर बना करके आना, और अपने पीपी के नोट के आगे वर्किंग नोट या फिर उसका नंबर लिखाना, ये आपको प्रॉपर बना करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाऊं, तो बिल्डिंग जैसे यहाँ पे कितनी आ रही है 20,50,000, और कॉस्ट कितने की है 28 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 28 लाख माइनस 20,50,000, 7.5 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप जब बनाओगे तो आप लिखोगे ऐसे, बिल्डिंग कॉस्ट होगी 28 लाख रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 7.5 लाख रुपए जो बैलेंसिंग फिगर से आया, और वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 20,50,000, और यहाँ पे आ जाएगी 20,50,000। इन्होंने भी बनाया होगा, बिल्डिंग ये रहा 7.5 लाख रुपए और 20 लाख, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है फॉर्मेटिंग। अब आई होप उसको आप समझ जाओगे। ट्रेड रिसीवेबल जो है ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ 380 के, इसका भी मैं डिस्क्लोजर आपको दिखा देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल, ये आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीड मंथ और अदर। टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, अगर देखोगे 380 के ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ है, और टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं 14 लाख रुपए के। तो 14 लाख माइनस 380 कर दो, 14 लाख माइनस 380 करे तो 10,20,000। तो देखो उन्होंने क्या कर रखा है, मोर देन 6 मंथ 380, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मोर देन 6 मंथ एक्सीड, और अदर दैट हो गया 10-20, और टोटल हो गया। तो वो एक डिस्क्लोजर वाले पॉइंट्स हैं,
तो आपको उसको डिस्क्लोजर के टाइम पे यूज करना होगा। कहता है अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंसेज विद बैंक इंक्लूड 18,000 विद अ बैंक, जो एक शेड्यूल बैंक नहीं है, ये भी डिस्क्लोजर है। और 5 लाख रुपए का डिपॉजिट है फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। तो अगर आप बैंक की तरफ जाओ तो ये कैश इन हैंड हो गया, बैलेंस विद बैंक हो गया 17,29,000। अब उसने क्या क्या बोला है आपको, 17,29,000 में 18,000 जो है किसी नॉन शेड्यूल बैंक के साथ है और 5 लाख का डिपॉजिट है। तो इसका मतलब कहाँ गया कैश इन कैश इक्विवेलेंट वाला नोट, ये देखो जी, कैश इन हैंड तो हो गया आपके पास 18,000 रुपए का। अदर देन शेड्यूल जो है आपके पास, वो मैं भूल अमाउंट था, 18,000 विद द बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, और डिपॉजिट है 5 लाख रुपए का, और कैश इन हैंड है 2,10,000 रुपए का। सॉरी, अब देखो कैश इन हैंड आपका हो गया 2,10,000 रुपए का। कैश एट बैंक विद शेड्यूल बैंक्स और विद अदर्स, ये नीचे आना चाहिए था, ये विद अदर्स। विद अदर्स क्या हो गया 12,11,000, विद शेड्यूल बैंक्स क्या हो गया 18,000। इसका आपको अलग से डिस्क्लोजर देना होता है, और इसका टोटल क्या आ गया 12,29,000। वहां आ रहा है 17,29,000। 17,29 क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 लाख रुपए के डिपॉजिट है फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ के डिपॉजिट है, वो भी आप यहीं पर दिखा करके चलोगे। ठीक है, उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम अ बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। तो जो अनसिक्योर्ड लोन है 2 लाख रुपए का बैंक से और 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टी है, ये भी डिस्क्लोजर ही है। तो आपको अनसिक्योर्ड लोन पहले मुझे बताओ कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा होगा ना अनसिक्योर्ड लोन, ये रहा 8,47,000 का आपका अनसिक्योर्ड लोन आ रहा है। आओ जरा, फ्रॉम रिलेटेड पार्टी 847 का आ रहा है। उसने आपको डिस्क्लोजर में क्या दिया था, उसने आपको डिस्क्लोजर में दिया था कि 2 लाख बैंक से हैं और 1 लाख रिलेटेड पार्टी से हैं, और 847 का टोटल था। तो 2 लाख से है बैंक लोन, 1 लाख है फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, और ये अदर्स है 5,47,000, जो कि क्या आ रहा होगा बैलेंसिंग फिगर, और आपका टोटल आ गया 8,47,000। और लोन के लिए आपको उसने आपको एक चीज और भी बोली है, जो कि है ये सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन, ये जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाला लोन है 10,50,000, इसमें रीपेबल विद इन 1 ईयर क्या है 2 लाख। तो यानी कि ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। गलती से भी अदर करंट लाइबिलिटी में मत डाल देना, वो जाता है अक्रूड इंटरेस्ट। क्या जाता है, अक्रूड इंटरेस्ट आपका जाता है अदर करंट लाइबिलिटी में। तो ये क्लासीफाई हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो 10,50,000 में से आप 2 लाख हटा दोगे, आप दिखाओगे 8.5 लाख रुपए का लोन लॉन्ग टर्म के अंदर, और कहाँ गया 8.5 लाख रुपए का लोन लॉन्ग टर्म के अंदर, और 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म के अंदर। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर है नहीं जो हमारी डिस्कशन करने लायक हो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर तो आप राइट ऑफ कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको फिर से एक ट्रायल दे रखा है, इसके अंदर वो कहता है आपको स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन बाय ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000। तो आप चेंजिंग स्टॉक निकालते हो, और क्या कहते हैं, आपको परचेजेस दे रखी है फिनिश गुड्स की। तो ये आपका स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, और ओपनिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है। तो इसका मतलब ये परचेजेस कौन सी हो गई, ये आपकी एडजस्टेड परचेजेस। अब जरा ध्यान से देखो, या तो आप सीधा का सीधा पीएनएल में 4,20,000 डाल दो, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज मिसिंग भी हो रखी है मेरे ख्याल से, हाँ नहीं ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लूज स्टॉक ये हो गया, और एक ये होगा वो कहीं दिख नहीं। ठीक है, ये या और क्लोजिंग स्टॉक जो है सीधा का सीधा बैलेंस शीट के अंदर डाल दो। अदरवाइज अगर आप चेंज इन स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर पी&एल के अंदर दिखाते हो, तो आपको इस एडजस्टेड परचेजेस के अंदर उस चेंज इन स्टॉक को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर आपने 1,60,000 यहां दिखाया चेंज इन स्टॉक के रूप में, तो आप एडजस्टेड परचेजेस 4,20 नहीं दिखा सकते, आपको एक साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, वही वाला लॉजिक है कि भाई साहब अगर आपने, क्योंकि उसने क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल के अंदर दिया है, और यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है, तो इसका मतलब ये परचेज क्या है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाली होगी, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब वो कहता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जो है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जो है वो कितना है 1,60,000 है। तो यानी कि आपने कैसे निकाल रखा है एडजस्टेड परचेज 1,60,000 प्लस 4,20,000, ये आपने वहां पे
ऐड कर रखा है, क्योंकि आपने 160 का चेंज इन स्टॉक वहां पे दिखाया है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो आप सीधा 420 भी दिखा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका नेट इम्पैक्ट देखोगे तो वो कितना आएगा, 4 लाख सारी आ जाएगा अगर आप इसका नेट इम्पैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपने फिर क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया होगा, बैलेंस शीट के अंदर तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई दो राय है ही। 180 और 2,26,000। चलो जी, और एक चीज सर कौन होनी चाहिए, बिल्डिंग क्लोजिंग स्टॉक परचेज, बस। अनक्लेम डिविडेंड आप लाइबिलिटी में दिखा दोगे, अदर करंट लाइबिलिटी में। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ये अदर इनकम में दिखा दोगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लाइबिलिटी ये डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, बस। और तो कुछ इसके अंदर खास मुझे लग नहीं रहा। ये आपका फाइनेंस कॉस्ट का पास बन जाएगा, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ये अदर करंट एसेट जाएगा, ये अदर एक्सपेंसेस, सैलरी भी अदर एक्सपेंस, बस जी। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड करना है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4% ऑन डेटर। तो डेटर्स कितने हैं आपके, क्लोजिंग डेटर्स कितने, डेटर है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख के डेटर्स का 4% निकालोगे तो 10,000 आ जाएगा। तो यानी कि आपको प्रोविजन कितना बनाना है, 10,000 का आपको प्रोविजन बनाना है। देखो करंट प्रोविजन कितने का बना हुआ है, क्या कोई बना हुआ है सर, अभी देखते हैं, बताओ जी। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, जर्नल पी एंड एल क्रेडिटर डेप्रीसिएशन वेंचर इंटरेस्ट अनक्लेम नहीं है जी। तो 10,000 रुपए का आपको अदर एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। नोट नंबर 8 पे प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 कहाँ से आ रहा है, हमने कुछ छोड़ दिया। अरे यार ये भी तो है, ऊपर का पड़ा ही नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये रहा 6,000 रुपये, और आपको 10,000 बनाना है, 6,000 आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो 4,000 रुपये आपको एडिशनल खर्चा लेना पड़ेगा। 4,000 रुपये का आपको यहाँ पर, ये देखो ये खर्चा आपने अदर एक्सपेंस कर दे रखा होगा, 4,000 रुपये का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है साहब, उसके बाद ये 10,000 रुपये का प्रोविजन जो है ये ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करके दिखाना, नेट करके मत दिखाना, माइनस करके अलग से दिखाना होता है। ट्रेड रिसीवेबल लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बनाना है, जो प्रॉफिट आएगा उसका बना देना, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में उसको दिखा देना। डेप्रिसिएशन, अब ये देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्लूड करता है डेप्रिसिएशन 16,000 बिल्डिंग पे और 24,000 मशीन पे, ये उसने बता दिया आपको। अब देखो भाई, वो कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी ट्रायल के अंदर है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन का खर्चा भी ट्रायल के अंदर है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट दे दिया जा चुका है, आपको इसका कुछ नहीं करना, आपको अब इसका कुछ नहीं करना, आपको कुछ डेप्ट ये भी कहा, ये सिर्फ जाएगा पीएनएल में, ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट से माइनस हो जाएगा, और आपको दे रखी हो ना कि बिल्डिंग और मशीनरी है, इसके अंदर से माइनस होकर नेट होकर दिखेगा। तो 580 माइनस 1,00,000, 480 की आपकी बिल्डिंग दिखेगी। इसका नोट कहाँ है भाई, नोट नंबर 5, 580 माइनस 1, 480 की बिल्डिंग, और 2,00,000 माइनस 1,10, 90,000 का वो, 2,00,000 माइनस 1,10,90,000 का वो। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये तो आपको बस इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि कोई चीज अगर मेरा डेप्रिसिएशन का खर्चा ट्रायल में भी आ रहा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ रहा है, इसका मतलब मैं ये वाली एंट्री पास कर चुका हूं ना, जो आप करते हो डेप्रिसिएशन टू एक्ट, ये वाली एंट्री जो करते हो डेप्रिसिएशन पोस्ट करने की, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, तभी तो ट्रायल के अंदर आ रहा है, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, जर्नलिज्म में ट्रांसफर तो आप कर ही लोगे। बिल जो अपने डिस्काउंट करें, ये आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी है, इसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। 20,000 रुपए का इन्होंने भी दे रखा होगा, 20,000 रुपए का डिस्क्लोजर, तो इस बात का भी ध्यान में रखना। 31 मार्च 2001 को बैलेंस शीट आपको दे रखी है एक कंपनी की। आगे बढ़ते हैं। शेयर जो है अदर देन कैश, ये डिस्क्लोजर हो गए। ये कॉस्ट एसेट की आपको नोट बनाने के लिए दे रखा है, तो ये अभी एक डिस्क्लोजर बेस्ड चीज हो गया। ट्रेड रिसीवेबल हमने डिस्कस कर दिया। बैलेंस जो है विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रीपेबल आफ्टर 3 ईयर, जो लोन है पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का वो 3 सालों के बाद रीपेबल है, ये वाला पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का। तो ये क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आप दिखा दोगे। कहता है बैलेंस ऑफ 26,30,000 इन लोन अकाउंट विद पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन,
का बैलेंस आ रहा है भाई, 26-30 का ही आ रहा है। उसके अंदर 1,34,000 इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है, तो 1,34 आप माइनस कर दोगे और कहाँ दिखा दोगे, अदर करंट लाइबिलिटी में। यहीं से यहीं चेक भी करा दूं क्या? हाँ सर, फटाफट चेक भी करा दो। तो देखो जी, 1,34 से माइनस कर दिया और 1,34 आप कहाँ दिखा दोगे, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप 1,34 दिखा दोगे एज एन इंटरेस्ट। उसके बाद द लोन इज सिक्योर्ड बाय, ये तो डिस्क्लोजर हो गया। अदर लॉन्ग टर्म लोन जो है, कितने के बचे आपके अदर लॉन्ग टर्म लोन? 22,50,000 रुपए के आपके अदर लॉन्ग टर्म लोन बचे। कितने के हैं? 22,50,000 रुपए के आपके अदर लॉन्ग टर्म लोन है। उसमें तो वो कहता है बैंक से लिया है हमने 13,80,000, जिसमें से 4,80,000 विद इन 1 ईयर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो 480 आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो जाएगा 1380 में से। तो 13,80,000 माइनस 480, तो 9 लाख रुपए आपके लॉन्ग टर्म में दिखेंगे 22,50 के ब्रेकअप में। कहाँ गया लॉन्ग टर्म, कहाँ गया? तो देखो जी, ये रहा मेरा 22,50 का ब्रेकअप। उसमें से 480 तो मैंने माइनस कर दिए। अगर आप मैं देखूं 22,50,000 माइनस 4,80,000, तो 17,70,000 आना चाहिए, जिसमें से 9 लाख मेरा बैंक वाला आ गया, बैंक लोन। और बैलेंस जो है क्या है, डायरेक्टर का लोन है 8.5 लाख रुपए, तो ये मैंने लोन फ्रॉम डायरेक्टर दिखा दिया 8.5, और रेस्ट ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर अदर। ये 480 क्या है, ये है करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जो कि जा रहा होगा यहाँ पे, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4,80,000। ठीक है, बिल रिसीवेबल आपने मेच्योर करा लिया, ये कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा देना। शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है, ये बैंक से आपने ले रखा है 1,16,000, ये सिक्योर्ड है, और डायरेक्टर से ले रखा है 48,000। शॉर्ट टर्म बोरिंग आपने कितनी दिखा रखी है, ये रही 4,60,000। तो ये 4,60,000 का आपका ब्रेकअप है। अब 4,60,000 जब आप टोटल लिखोगे तो आप लिखोगे सिक्योर्ड कितना है 1,16,000, डायरेक्टर से कितना है 48,000। ये रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टर का लोन दिखाना रिक्वायरमेंट है, तभी तो शेयर होल्डर को पता चलेगा कि डायरेक्टर कितना पैसा डुबा देंगे, कितना बिल लेके भग जाएंगे, बैलेंस कितना बच जाएगा। माइनस करो जरा, 4,60,000 माइनस 1,16,000 माइनस 48,000, 2,96,000 आपका बैलेंस बचेगा अदर्स के अंदर। अदर्स के अंदर प्लस आपका ये भी चल के आ रहा होगा प्लस 480, तो आपकी टोटल शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ रही होगी 4,80,000 प्लस 4,60,000, 9,40,000 रुपए की आपकी टोटल शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ रही होगी। उसका ब्रेकअप अपन ने वहां बना ही लिया, तो देखने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद वो कहता है जनरल रिजर्व से ट्रांसफर कर देना, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में आप माइनस करके दिखा दोगे अप्रोप्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व 35,000। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इंक्लूड्स लूज टूल्स कॉस्टिंग 5 लाख, जो पीपीई की डेफिनेशन जो है मीट नहीं कर पा रहे, तो इन्वेंट्री का उसने आपको ब्रेकअप दिया होगा। ये रहा फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। आओ जरा इन्वेंट्री पे भी चर्चा कर लेते हैं। बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 580, आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है क्या? अच्छा, आफ्टर प्रिपेयरिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका मतलब जब आप इन्वेंट्री का ब्रेकअप डालोगे ना, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल सब 45 लाख, तो इसके अंदर आपको लूज टूल का अलग से ब्रेकअप डालना होगा, वो डिस्क्लोजर के लिए है। लूज टूल आपको अलग से डालना होगा, ये हो गए टोटल 45 लाख। ठीक है, तो आप फिनिश गुड्स नहीं दिखा सकते 45 लाख के, 5 लाख के आपको लूज टूल्स दिखाने पड़ेंगे। बस ये वाला भी आपका हो गया, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फटाफट से। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपको दे रखी है, ये डिस्क्लोजर के लिए दे रखी है, तो ये आप कर लोगे। हमने 2-3 बार इसकी चर्चा कर ली। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 अप्रैल 2024 को कितने की? 5,000 शेयर फुली पेड अप थे, बस 1,070 थे। डायरेक्टर ने फाइनल कॉल दी 30 पर शेयर की, और क्या कहते हैं, एक ने 75 शेयर पे नहीं दिया, री इशू कर दिया 70, तो यानी कि 70 री इशू करे और 30 नहीं दिए थे। और कितने शेयर थे उसके पास, इंटू 75 उसके पास शेयर थे, तो ये हो गए 40 इंटू 75, तो 3,000 रुपये, 3,000 रुपये ये हो गए। अभी आपको ढूंढना पड़ेगा 3,000 रुपये कहाँ एडजस्टेड है। तो उसने बोला प्रॉफिट ऑन री इशू कहाँ डाल रखा है, पीएनएल के अंदर, तो लो उसने बता ही दिया। तो आप क्या करोगे, 3,000 पीएनएल से माइनस करके कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दोगे। आओ जरा, 3,000 पीएनएल से माइनस करके कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दोगे। ठीक है, ये डाल दिए मैंने 2 इम्पैक्ट। फिर उसके बाद बिल डिस्काउंटेड ये नोट दे दोगे। पब्लिक फाइनेंशियल का 8,000 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड अदर करंट लायबिलिटी में डाल दोगे, और ये आपको डिस्क्लोजर देना होगा। डिविडेंड का आपको पता ही है कि क्या करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर करंट लायबिलिटी देखो मेरी आ रही होगी नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 इंटरेस्ट अक्रूड 8,000, और यहाँ से आपने माइनस कर दिया होगा 8,000। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, और कुछ खास है भी नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो। ऑथराइज कैपिटल डिस्क्लोजर के लिए होगी, रेंट हो गया 10,000, वेजेस हो गया 78,250। तो ये आपको क्या करना होगा, एक्सपेंस। अब इसके 2 इम्पैक्ट देने होंगे, एक आप ऐड करोगे एक्सपेंस में और एक आप ऐड करोगे बैलेंस शीट में। एक आप ऐड करोगे एक्सपेंस में
और एक आप ऐड करोगे बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। प्रोवाइड करना है डेप्रीसिएशन 10% पर एनम मशीन, और इन पे इतना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस। तो इसका मतलब अब आपको ट्रायल में डेप्रिसिएशन का खर्चा दिख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि वो कह रहा है आपको प्रोवाइड करना है। तो जो एंट्री होती है ना डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये पास नहीं हो रखी, उस एडजस्टमेंट का ये मतलब है। तो अब आपको ये करनी पड़ेगी। तो जब आप ये करोगे तो पीएनएल में डेप्रिसिएशन भी डालोगे और अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज कर दोगे, और जब नोट बनाओगे तो वो इंक्रीज वाला पार्ट माइनस करके नेट में ही बैलेंस शीट के अंदर दिखाओगे। फॉर एग्जांपल आपका प्लांट की और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना? नहीं है साहब। तो प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट 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 कितने का है? प्लांट है 31,25,000 का कॉस्ट है, और 468,750 का आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो नेट कितना है? 31,25,000 माइनस 4,68,750, 26,56,250, 26,56,250। और प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना है? 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू 10%, तो 265,625 ये आपका डेप्रिसिएशन निकल करके आया। अब आपको इसके अंदर ये अमाउंट ऐड करना होगा, 265,625 इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, प्लस 468,750। तो ये टोटल कितना बन गया? ये टोटल बन गया 734,375। तो आपका प्लांट आएगा 31,25,000 माइनस 734,375, 2390625, 2390625 का। टू थ्री नाइन जीरो सिक्स टू फाइव का, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसने प्रोवाइड करने के लिए कहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अब उसने आपको ट्रायल के बाहर दे दिया, आओ ये तो मजा ही आ गया। तो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना होगा ना। हाँ देखो, ये परचेजेस दे रखी हैं। अब ये परचेजेस क्या है? ये एडजस्टेड परचेजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बाहर है। तो आप 41, 47, 500 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिखाओगे। कहाँ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 41, 47, 500, देखो इतनी की थी ना, 41, 47, 500। और आपके पास यहाँ ओपनिंग स्टॉक आ रहा होगा। स्टॉक अप्रैल के अंदर कितना है? 4,62,500, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,68,750। इसका चेंज इन स्टॉक भी आपने निकाला होगा, 1,06,250। यही आएगा, माइनस करके देख लो। 4,62,500 ओपनिंग, 4,62,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,68,750, 1,06,250। प्रोविजन बनाना है 5% डेटर्स पे, तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस हो चुका है। जनरल रिजर्व का ट्रांसफर भी कर चुके हैं। 8.5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डालना भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेड रिसेबल ये डिस्क्लोजर हो गया, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और ये बोर्ड, ये आपका डिविडेंड वाला पार्ट हो गया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बस और कुछ खास मुझे नजर आ नहीं रहा। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन है। तो सुमेधा लिमिटेड लोन लेता है 10 लाख रुपए का, और जो सेटल होना है 5 सालों में, 10 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, यानी कि साल में 2 बार पैसे देने हैं। और 10 इंस्टॉलमेंट है तो 1 लाख रुपए की एक होगी, तो साल में कितने रुपए देने हैं? 2 लाख रुपए देने हैं। पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 30 सितंबर को, और दूसरी कब देनी होगी? 6 महीने बाद। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सितंबर और मार्च में आपको पैसे देने होते हैं लाख लाख रुपए के। आप कहाँ खड़े हो? आप खड़े हो मार्च 2001 में। तो कहने का मतलब है आप यहाँ बैलेंस शीट बना रहे हो मार्च 2001 में। पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होनी है सितंबर 2001 के अंदर, दूसरी कब होनी है? मार्च 2002 के अंदर, फिर तीसरी कब होनी है? सितंबर 2002 के अंदर। तो मुझे बताओ यहाँ से 12 महीने तक ड्यू कितने रुपए हैं? सर 2 लाख रुपए 12 महीने तक ड्यू है। तो 10 लाख में से 2 लाख कहाँ चले जाएंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, और बैलेंस कहाँ चला जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। यही बात लिखी हुई है। 2 लाख कहाँ चला जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। बैलेंस 8 लाख कहाँ चला जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक। अब देखो यहाँ पर एडजस्टेड परचेज कितनी है? 226, और स्टॉक कितना आ रहा है? 58 का। ठीक है, अब इसने आपको पीएनएल बनाना है क्या? ओहो, आओ जी। परचेजेस कितनी आ गई? 226। देखो चेंज इन स्टॉक है ही नहीं। स्टॉक कहाँ दिखा रखा है? सीधा बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ट्रायल के अंदर है और एक इम्पैक्ट उसका जाएगा। बोनस इसके अंदर है, तो बोनस को ध्यान में रखते हुए भाई बोनस कितना देना है? 1:2 का आपको बोनस देना है। और आपके पास कैपिटल कितनी है? कैपिटल है आपके पास 200, तो 1:2 100 का बोनस हो गया। तो कैपिटल में आप बोनस तो ऐड कर दोगे, लेकिन आपको जो माइनस करना है 100 रुपीज का बोनस हो गया। अब पहले जो यूज कर लेना सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस पड़ा है बोनस के लिए।
तो 27 माइनस कर दिया, बैलेंस जो भी बच गया वो जनरल रिजर्व के लिए आप यूज कर लेना। ठीक है, बैलेंस जो भी बच गया वो जनरल रिजर्व के लिए यूज कर लेना, से यूज कर लेना है। ठीक है, उसने बोल दिया एंट्री नहीं पड़ी है। ठीक है जी, ऑथराइज कैपिटल का डिस्क्लोजर हो गया, ये रीवैल्यू वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, ये सस्पेंस भी हो गया, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, हम वो लगभग सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखो, रॉ मटेरियल है 30,000 रुपए का, फिनिश गुड्स है 46,500 रुपए के, ये ओपनिंग के अंदर आपको दे रखा है। अब रॉ मटेरियल आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल आप परचेज तो करते नहीं, आप रॉ मटेरियल करते हो कंज्यूम। रॉ मटेरियल आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। फिनिश गुड्स क्या करते हो, आप प्रोड्यूस करते हो। ठीक, अब 30,000 रुपए के रॉ मटेरियल थे ओपनिंग में और 46,500 रुपए के आपके वो थे फिनिश गुड्स थे। आपने परचेजेस करी, ये परचेजेस किसकी करी होंगी, फिनिश गुड्स की तो नहीं करी होंगी, क्योंकि वो तो आप परचेज वो कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये परचेजेस रॉ मटेरियल की गिवन होंगी, क्योंकि आप रॉ मटेरियल क्या करते हो, माल, जैसे मैं शर्ट टी शर्ट बनाता हूँ, तो टी शर्ट के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, कपड़ा। मैं कपड़ा मार्केट से खरीदता हूँ और टी शर्ट बनाता हूँ, तो मैं टी शर्ट थोड़ा ना खरीद के ला रहा हूँ, तो परचेजेस में क्या होगा, कपड़ा होगा। अगर ये कपड़ा है, क्लोथ, फैब्रिक बोल देते हैं, फैब्रिक है, तो मैंने फैब्रिक परचेज करा होगा रेदर देन टी शर्ट की टी शर्ट, तो ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। और रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक आपको बाहर गिवन होना चाहिए, ये बाहर गिवन है 25,800 का। तो रॉ मटेरियल की आप क्या दिखाओगे, आप कंजम्पशन दिखाओगे। सर परचेज और चेंज इन स्टॉक क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भाई साहब आप रॉ मटेरियल की डीलिंग थोड़ा ना कर रहे हो कि खरीद के बेच रहे हो, मैं कपड़ा खरीद के थोड़ा ना बेच रहा हूँ कि मैं कहता कि भाई ओपनिंग स्टॉक का चेंज ये है और परचेज इतना करा था। आपको सिंपल दिखाना क्या है कि मैंने रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम कर लिया फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, तो इसलिए आप क्या दिखाओगे रॉ मटेरियल के लिए, ओपनिंग स्टॉक 30 प्लस 12,15,000, 30,000 प्लस 12,15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,800, 12,19,200 का आपका कंजम्पशन आएगा। कुछ और भी है क्या कंजम्पशन में, हाँ है भाई, और तो कुछ नहीं दिख रहा, सैलरी, जर्नल, इंटरिम, डिविडेंड पेड, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, स्टोर्स एंड, ये रहा ना, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम 45,000, ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी आपने फिनिश गुड्स बनाने में ही प्रोड्यूस कर दिया होगा। 12,64,200 का आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। फिर उसके बाद अब ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो हैं, ये देखो अगर आप लॉजिकली देखो तो वहां भी जा सकते हैं आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, क्योंकि वहीं लगे होंगे। बट ठीक है, आई से अब इसको अदर एक्सपेंस में दिखाते हैं, तो फिर अब कुछ अपन कुछ करेंगे नहीं, चैलेंज नहीं करेंगे इस टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिनिश गुड्स जो है आपने क्या करा होगा, फिनिश गुड्स आपने प्रोड्यूस करे होंगे, परचेज नहीं करे होंगे, तो फिनिश गुड्स के लिए आप क्या दिखाओगे, चेंज इन स्टॉक दिखाओगे। तो 46,500 का ये हो गया ओपनिंग, क्लोजिंग क्या है 60,000, तो 46,500 माइनस 60,000 हो गया 13,500 रुपए का आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक, क्योंकि आपने ये परचेज तो करे ही नहीं होंगे, आपने इसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, जो आपने ओपनिंग क्लोजिंग का जो चेंज है वो आपको इसको दिखाना पड़ेगा। आई होप अब ओपनिंग क्लोजिंग वाले में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसके, ये आप एक्सपेंस में भी दिखाओगे और लाइबिलिटी में भी दिखाओगे। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी, तो ये आपकी इनकम का पार्ट बनेगा, देखो जी ये रहा इनकम का पार्ट बनेगा और अदर करंट एसेट के अंदर चला जाएगा। अदर करंट एसेट में इंटरेस्ट अक्रूड चला गया 3। और उसने क्या बोला है, उसने कहा जनरल चार्जेस प्रीपेड 2490, तो ये आपको एक्सपेंस में से माइनस करने होंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रीपेड की एंट्री नहीं हो रही थी, इसका मतलब सिंपल सा है, प्रीपेड की एंट्री नहीं हो रही थी। प्रीपेड की एंट्री क्या होती है जी, प्रीपेड एक्सपेंस, अब टू बैंक आप कर चुके हो, आपने एक्चुअली में एंट्री क्या कर रखी होगी, आपने ना एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया होगा। अब आप इसको, आपको इसको करेक्ट करना है, कितने रुपए का एक्सपेंस आ रहा है, जनरल चार्जेस है ना, जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस, ये रहे 16,500, 16,500। अब इसमें से आपको प्रीपेड हटाना है, तो प्रीपेड कितना है आपका 2490, टू एक्सपेंस करना पड़ेगा क्योंकि बैंक तो आपका ठीक ही है 2490, तो खर्चा आप कम कर दोगे। आओ जरा मैं आपको अदर एक्सपेंसेस दिखा देता हूँ। अच्छा ये तो एसेट वाला पार्ट है, ये रहा 2490 आप कम कर दोगे और इसको आप एसेट के अंदर दिखा दोगे, प्रीपेड को, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 2490। उसके बाद आपके जो डिविडेंड वाले पार्ट है, मैं उसके रिवीजन पे नहीं जा रहा, वो आप खुद ही कर लेना, उसके अंदर कुछ है भी नहीं। आपको डिविडेंड का निकालना होता है कि भाई जो 3 कंडीशन है उसके हिसाब से करना होता है, उसकी रिवीजन मुझे लगता नहीं कराने का कोई फायदा है, आपका टाइम वेस्ट होगा